आज अपने जानेंगे नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर ने ऐसा क्या ब्रेन वॉश कर दिया लोगों का कि वो अपने डिक्टेटर को एज अ गॉड मानते हैं और कुछ लोग देश छोड़ के भागना चाहते हैं। और ऐसा क्या हुआ कि एक कोरिया नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में टूट गया। इस पूरी वीडियो में अपने इन टॉपिक के बारे में जानेंगे। बिना स्किप करे प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना। अब बिना देरी करे अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। सेवन सेंचुरी से लेकर 1945 तक साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया दोनों एक ही थे। और इसकी क्या वजह पड़ी कि दोनों बिछड़ गए और इतने बिछड़ गए कि आज इन दोनों के बीच में कट्टर दुश्मनी हो गई। ऐसा क्या हुआ? इस देश के टुकड़े में हाथ था रशिया, चाइना और जापान की लालच का। वही लालच जो लालच अपनी टेरिटरी को एक्सपांड करने का था। वो अपनी टेरिटरी एक्सपांड करना चाहते थे और इन सब से बचने के लिए कोरिया के लीडर ने यूएसए से ट्रीटी ऑफ पीस, एमिटी, कॉमर्स और नेविगेशन साइन कर ली, जिससे कोरिया को डिफेंस और मॉडर्न इंडस्ट्री डेवलपमेंट का फ़ायदा मिलने लगा। लेकिन 1904 और 1905 के बीच में जापान की लड़ाई रशिया और चाइना के बीच में हुई थी। वो दोनों जंग जापान जीत चुका था और फिर उन्होंने 1910 में कोरिया पर कब्जा कर डाला, जो कि सन 1945 तक चला उनका राज वहाँ पर। अब 1945 में ऐसी क्या आफत आ पड़ी कि इनको कोरिया छोड़ना पड़ा। 1945 में आपको पता है कि अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बम फोड़ दिए थे, तो उस वजह से उनको कोरिया से पीछे होना पड़ा। और फिर बाद में नॉर्थ से सोवियत ने और साउथ से यूएस ने कोरिया पर कब्जा करना शुरू कर दिया। और फिर बाद में मीटिंग होती है यूएस प्रेसिडेंट रोसवेल्ट और सोवियत के लीडर जोसेफ स्टेलिन के बीच में हुई थी। और इस मीटिंग में कोरिया का कोई लीडर नहीं था। ये मीटिंग कोरिया को डिवाइड करने के लिए थी। बिना कोई कोरिया के लीडर को, बिना कोई कोरिया की जनता को पूछे बगैर इन्होंने इसे पूरा डिवाइड करने की ठान ली। और इसके लिए उन्होंने अमेरिकन ऑफिसर्स को भेजा, डीन रस्क और चार्ल्स बोनस्टीन को, ताकि ये कोरिया का बंटवारा कर सके। इनको कोरिया की हिस्ट्री और कोरिया के कल्चर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। बस इन्होंने गए और इन्होंने कोरिया के 38 पैरेलल पे लाइन घुमा डाली और कोरिया ऐसे डिवाइड हो गया। इसके बाद अमेरिका ने साउथ कोरिया में सिंगमिन री और सोवियत ने नॉर्थ कोरिया में किम इल सुंग को लीडर बना डाला। फिर 1948 और 1949 में सोवियत यूनियन और अमेरिका कोरिया को छोड़कर चले जाते हैं और फिर यहाँ पर होती है द कोरियन वॉर। हाँ, कोरियन के दिमाग में अब और कुछ ही चल रहा था। अब नॉर्थ कोरिया को चाहिए था साउथ कोरिया। फिर 1950 में द कोरियन वॉर हो जाती है। नॉर्थ कोरिया ने 2 दिन में साउथ कोरिया की कैपिटल सोल को कैप्चर कर लिया था। अब उसकी वजह से री को वहाँ से भागना पड़ा, पर उन्होंने भागने से पहले अपने 2 लाख कम्युनिट्स को एग्जीक्यूट कर डाला, क्योंकि उन पर नॉर्थ कोरिया के साथ मिले होने का शक था। फिर देखते देखते नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया के 90% एरिया को कैप्चर कर लिया और ये 10% के एरिया को भी कैप्चर करने ही वाला था। इतने में यूएन ने काउंटर अटैक कर दिया। अगर यूएन काउंटर अटैक नहीं करता तो साउथ कोरिया आज होता ही नहीं। और इस काउंटर अटैक को लीड करने की जिम्मेदारी यूएस ने ली। और फिर यूएस और साउथ कोरिया ने मिलकर नॉर्थ कोरिया के योंगेंग को कैप्चर कर लिया और फिर उन्हें चाइना तक खदेड़ डाला। अब अपने कह सकते हैं कि मैप में आज नॉर्थ कोरिया नहीं होता, आज साउथ कोरिया ही होता, अगर चाइना ने उसकी मदद नहीं करी होती तो। हाँ, अब जंग में चाइना भी उतर गया है। और फिर चाइना ने यूएस और साउथ कोरिया से जंग करके साउथ कोरियन ट्रूप्स को वापस भेज दिया। जुलाई से लेकर 9 महीने तक सोल पर 4 बार कब्जा हुआ है। उसकी वजह से सोल में बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ है। इसके बाद यूएस ने 6000 टन बॉम्ब्स नॉर्थ कोरिया में गिरा दिए। उसके बाद नॉर्थ कोरिया में कोई बिल्डिंग खड़ी तो क्या, बिल्कुल भी नहीं बची, नामो निशान मिट गया। और फिर 3 साल के डिस्ट्रक्शन के बाद 27 जुलाई 1953 में साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया ने आर्मिस्टिक एग्रीमेंट करके ये जंग ख़त्म कर डाली। और इस जंग के बाद नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया से बहुत बेहतर ज़िंदगी बिता रहा था। इनकी हाई फ्री हेल्थ केयर, हाउसिंग और फ्री लिटरेसी रेट थी। और इन सब की उन्नति करने वाला किम इल सुंग था। किम इल सुंग ने वहाँ के लोगों का ऐसा माइंड वॉश करा कि वहाँ के लोग उसे राजा बना बैठे। और सिर्फ राजा ही नहीं, कुछ तो लोग उसे भगवान तक बना बैठे। उन्होंने ऐसी बातें बताई उन लोगों को कि पूरी दुनिया उनकी दुश्मन है, सिर्फ किम इल सुंग ही उन्हें बचा सकते हैं, वही उनके रक्षक हैं। और फिर क्या, लोग इसकी बातों में आ गए और इसने इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए स्टील, एग्रीकल्चर और कोल इंडस्ट्री को डेवलप करना शुरू करा। और इन्होंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू करा इनमें। और इनकी इन्वेस्टमेंट की वजह से 50, 60 और 70 में पर कैपिटल जीडीपी साउथ कोरिया को टक्कर दे रही थी। और फिर दूसरी तरफ साउथ कोरिया में अमेरिका साउथ कोरिया को बचाने के लिए हवाई ले गया, यानी कि साउथ कोरिया के लोगों को हवाई ले गया ताकि
कुछ उन्नति कर सके। पर 16 मई 1961 में इनकी ज़िंदगी में अब पाक चुंग ही आ गया। इसने नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस कोरिया एजेंसी को खड़ा कर कर अपने रूल के खिलाफ जाने वालों की जासूसी, किडनैपिंग, टॉर्चर और मर्डर भी करवाए। और ये साउथ कोरिया की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी को तोड़ रहा था। और पाक ने अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए वहाँ के लोगों को 12-12 घंटे, लाखों लोगों को 12-12 घंटे बिना परवाह करे काम करवाया। अब इसे वहाँ के लोगों की किस्मत के या बदकिस्मती, अब मैंने किस्मत वर्ड क्यों यूज़ करा, क्योंकि इसके बाद साउथ कोरिया की इकोनॉमी इतनी ऊपर उड़ी कि वो नॉर्थ कोरिया के ऊपर चली गई। पर पाक और कुछ कर पाता उससे पहले उसका एसिसिनेशन हो गया। उसके बाद चुन डू हुआन ने साउथ कोरिया को संभालने की कसम खाई, लेकिन देश की प्रगति के साथ लोगों की भी प्रगति हुई थी। और 1987 में वहाँ के लोगों ने डेमोक्रेसी की मांग करी और मजबूरन में वहाँ पर डेमोक्रेसी लाई गई। और आज साउथ कोरिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और ये इतनी डेवलप हो चुकी है आज कि जैसे कि आप लोगों को आज एलजी जैसी कंपनी, होंडा और सैमसंग जैसी कंपनी देखने को मिलती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया से ज़्यादा डेवलप था, पर आज ऐसा क्यों नहीं है? इसके पीछे यूएसएसआर का बहुत बड़ा हाथ था। जैसे 1991 में यूएसएसआर का कोलैप्स हो गया, वैसे ही नॉर्थ कोरिया की प्रगति का भी कोलैप्स हो गया, क्योंकि यूएसएसआर नॉर्थ कोरिया की मदद करता था। और फिर इतना ही नहीं, 1994 में किम इल सुंग की डेथ हो गई और इसके बाद किम जोंग इल ने अपने पापा की गद्दी संभाली। पर पापा के लॉस से उबर जाने से पहले वहाँ पर बाढ़ आ गई और फिर सूखा पड़ गया, जिससे पूरे 20 लाख लोगों की मौत हो गई। और फिर 2011 में इनकी हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है और फिर अपनों को देखने को मिलते हैं आज के डिक्टेटर किम जोंग उन। अपना अब मेन मुद्दा है कि इनकी डिक्टेटरशिप के बारे में बात करना। ये ऐसे डिक्टेटर है कि अपनी पूरी प्रजा को, सब नॉर्थ कोरियन को ऐसे बंदी बना के रख रखा है कि जैसे जेल में रखा जाता है। और नॉर्थ कोरिया में पावर इतनी फैली हुई इनकी कि यहाँ पर एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और यहाँ के लोग नॉर्थ कोरिया से भागने की कोशिश करते हैं पर वो जा नहीं पाते। और नॉर्थ कोरिया में 60% लोग पुअर्टी में रहते हैं। यहाँ पर सड़कें तो है पर वहाँ पर गाड़ियाँ नहीं चलती, क्योंकि लोगों के पास इतना पैसा नहीं कि गाड़ियाँ खरीद सकें। यहाँ पर ना ही कोई व्हाट्सअप, ना कोई यूट्यूब और ना कोई फेसबुक। यहाँ पर सोशल मीडिया होता ही क्या है? यहाँ पर कोई इंटरनेट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यहाँ पर वही चलता है जो कि यहाँ के डिक्टेटर बताना चाहते हैं। किम जोंग उनकी बात ना मानना और मीटिंग में सो जाना, ये भी सख्त सज़ा मानी जाती है। नॉर्थ कोरिया के डिफेंस मिनिस्टर को झपकी आ गई थी तो उन्हें मौत की सज़ा दे दी गई थी। यहाँ पर खेले जाने वाले गेम्स के भी अपने रूल्स हैं। यहाँ पर कोई किम जिंग ओंग जैसे हेयर कट या फिर ड्रेसिंग स्टाइल नहीं रख सकता है। यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक हेयर कट है जो आप कटवा सकते हो बाल उस हिसाब से। और अमेरिका भी चाहकर कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि नॉर्थ कोरिया एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है। यहाँ पर कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी करना बिल्कुल सख्त मना है। यहाँ पर कोई कुछ रिलीजियस एक्टिविटी नहीं कर सकता है। और यहाँ पर अगर किसी इंसान ने जुर्म करा तो उसके परिवार वालों को सज़ा मिलेगी अगर वो इंसान भाग गया हो तो। जैसे कि 2009 में एक बच्चे को सज़ा दे दी गई थी, छोटे से बच्चे को, क्योंकि उसके घर में से बाइबल मिली थी। यहाँ पर फॉरेनर्स का आना बहुत मुश्किल है। अगर कोई फॉरेनर्स यहाँ पर आ भी जाता है तो उसके ऊपर बहुत सख्त निगरानी रखी जाती है। और अगर फॉरेनर्स यहाँ के लोकल लोग के अकॉर्डिंग नहीं चलता है तो उसे भी मार दिया जाता है, जैसे कि ऑटो वेम्बियर के साथ हुआ था। 2015 में ये नॉर्थ कोरिया विजिट करने आए थे और इनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि इन्होंने गवर्नमेंट का रूम के होटल से प्रोपेगेंडा पोस्टर हटा दिया है, तो इन्हें अरेस्ट कर लिया गया। इन्हें कुल 15 साल की सज़ा सुनाई गई थी, पर ये 1 साल के अंदर ही कोमा के अंदर चले गए थे और उनको वापस अमेरिका भेज दिया गया। पर वापस अमेरिका पहुँचने के बावजूद भी ये जिंदा नहीं रह सके। नॉर्थ कोरिया में इनके साथ क्या सलूक किया गया आज तक किसी को भी नहीं पता ही है। और फिर जो किम जोंग उनके फादर की डेथ की जो एनिवर्सरी आती है उसमें 10 दिन तक हंसना मना है, उसमें 10 दिन तक सिर्फ मातम मनाना है और ऐसी सारी एक्टिविटी जिससे आपको खुशी मिलती है। अगर आपका बर्थडे भी आ रहा है ना तो भी सेलिब्रेट करना मना है। और अगर आपकी फैमिली मेम्बर्स की उस बीच में डेथ हो गई हो तो आपको अपनी फैमिली मेम्बर के लिए रोना मना है, क्योंकि जो किम जोंग उनके फादर की डेथ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी फैमिली मेम्बर की डेथ। और आप डेथ बॉडी भी इस 10 दिन के बाद ले जा सकते हो और ग्रोसरी भी नहीं कर सकते हो जिस दिन किम जिंग ओंग के फादर की डेथ हुई थी। और आप जानकर हैरान हो जाओगे कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इस रूल को देखकर हैरान नहीं होते, इन रूल्स को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। यहाँ के लोग अपने डिक्टेटर को एज अ किंग और एज अ गॉड मानते हैं। यहाँ पर एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ ब्रेन वॉशिंग और एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ डिक्टेटरशिप है। यहाँ पर हंसना भी तब है जब आपको बोला जाए अपने डिक्टेटर के द्वारा अब हंसो, आपको रोना भी तब है जहाँ पर आपको डिक्टेटर के द्वारा बोला जाए। यहाँ पर सारी फीलिंग्स डिक्टेटर के हाथ में होती है।
नॉर्थ कोरिया एक जेल की तरह है और यहाँ के लोग अब नॉर्थ कोरिया में नहीं रहना चाहते। बहुत से लोग यहाँ से भागे हैं और भागते वक्त यहाँ के लोगों को बहुत मुश्किलात आती है। जैसे कि नॉर्थ कोरिया के वेस्ट में येलो सी और ईस्ट में सी ऑफ जापान आती है और नॉर्थ कोरिया के साउथ में आता है साउथ कोरिया। और साउथ कोरिया की वजह से यहाँ पर सी में बहुत सख्त पहरा रहता है नॉर्थ कोरियन नेवी का। और नॉर्थ कोरियन लोगों का साउथ कोरिया में भागना बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि साउथ कोरिया एक डेवलप कंट्री के साथ साथ ये भी मानती है कि नॉर्थ कोरियन उनके ही लोग हैं और वो उन्हें पनाह दे देते हैं। बहुत से लोगों ने यहाँ पर भागने की कोशिश करी पर वो नहीं भाग पाए। कुछ तो मर गए और कुछ भागे भी तो साउथ कोरिया में जाके मरे उनकी गोलियों की जख्म से, क्योंकि वहाँ पर आर्मी का पहरा इतना सख्त है कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता है वहाँ पर। क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने यहाँ पर 7,50,000 सोल्जर्स को डिप्लॉय कर रखा है। अब भागने का ऑप्शन आता है दूसरा, नॉर्थ में आता है नॉर्थ कोरिया के चाइना और थोड़ा सा बॉर्डर रशिया से भी लगता है। और यहाँ के बॉर्डर पर सोल्जर्स भी कम है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया को चाइना और रशिया से खतरा नहीं है, पर यहाँ के जाने का रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ का ज़्यादातर एरिया खतरनाक जंगल और पहाड़ों से भरे हुआ है, जिसका जाना बहुत मुश्किल है। और अगर कोई चाइना पहुँच भी जाता है तो चाइना उसे वापस नॉर्थ कोरिया में भेज देगा और फिर आप जानते हो नॉर्थ कोरिया क्या हाल करता है। और अगर कोई डिफेक्टर चाइना भागकर और दूसरी कंट्री में भागने का सोचेगा तो अगर वो म्यांमार या लाओस चला गया ना तो भी उसे वापस नॉर्थ कोरिया छोड़ा जाएगा। तो चाइना से एंटर होते ही दूसरी कंट्री में जाना पड़ेगा, जैसे कि मंगोलिया हो गया, थाईलैंड और वियतनाम, क्योंकि ये कंट्रीज़ नॉर्थ कोरियन को नॉर्थ कोरिया नहीं साउथ कोरिया भेजती है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि इन लोगों के साथ क्या हाल होगा अगर इन्हें नॉर्थ कोरिया छोड़ दिया गया तो इसलिए ज़्यादा डिफेक्टर्स चाइना भागते और चाइना से मंगोलिया या फिर थाईलैंड या फिर वियतनाम भागेंगे। लेकिन 2012 में डिफेक्टर्स की तादाद कम हो गई, क्योंकि फिर डिक्टेटर आते हैं किम जोंग उन, जिसने की स्मगलिंग और जो नॉर्थ कोरिया से भागते लोग उन पर पहरा ज़्यादा सख्त कर दिया। और नॉर्थ कोरिया ने चाइना और रशिया को भी कह दिया है कि अपने यहाँ पर सख्ती दे और यहाँ से कोई भाग ना पाए। और चाइनीज़ ब्रोकर जो कि नॉर्थ कोरियन को भागने में मदद करते थे उन्होंने भी पैसा बढ़ा दिया, क्योंकि सख्ती ज़्यादा हो गई थी। 2007 में वो $2,000 तक लेते थे और फिर 2017 तक वो $15,000 तक लेने लगे। अगस्त 2020 तक यहाँ पर पहरा और भी सख्त हो गया। यहाँ पर किल टू शूट का ऑर्डर दे दिया गया, अगर कोई यहाँ से भागता है तो उसे डायरेक्ट शूट कर दिया जाए। तो उसकी वजह से यहाँ पर अब डिफेक्टर का भागना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन हो गया है। इसलिए नॉर्थ कोरिया एक जेल की तरह है। यहाँ पर कोई रिलीजन फॉलो नहीं कर सकता, यहाँ पर कोई इंटरनेट फॉलो नहीं कर सकते, यहाँ के लोगों को कुछ आज़ादी नहीं है। ना खुद की पसंद का पहन सकते, ना खुद की पसंद के बाल कटवा सकते, ना इंटरनेट यूज़ कर सकते। दूसरी दुनिया से कनेक्ट ही नहीं है ये लोग। यहाँ पर लोगों के पास फ़ोन तो है, पर वो उसके अंदर ऐसे सॉफ्टवेयर डाल रखे हैं जिससे लोगों की एक्टिविटी को मॉनिटर कर सकें। और वेबसाइट भी वो है फ़ोन के अंदर जो कि नॉर्थ कोरिया बताना चाहता है वही दिखे, बाकी कुछ नहीं दिखे। नाउ अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है कि कैसे एक डिक्टेटर अपने देश को तबाह कर सकता है, कैसे एक ब्रेन वॉश करके अपने देश को डेवलप नहीं होने मिल रहा है, कैसे लोगों को एक खौफ में रखा जाता है, प्लीज़ अपनी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नई वीडियो के लिए। अब मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।